तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी और उस समय दो तीन सवाल भी थे और कुछ जानकारी भी देनी थी। आज उस सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे। कल हमने विदेश क्षेत्र की चर्चा प्रारंभ की थी और विदेश क्षेत्र में यह देख रहे थे दो नदियां बहती है, जिन दो नदियों के कारण विदेश क्षेत्र में एक नदी उत्तर से निकलकर पूर्व की तरफ बहती जाती है, दूसरी नदी दक्षिण से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती जाती है। ऐसे ये दो नदियां इस विदेश क्षेत्र में जो बहती है उसके कारण एक विदेश क्षेत्र के चार भाग होते हैं। एक उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर, ऐसे चार भागों में विदेश क्षेत्र विभाजित होता है। इन चार भागों में जो विदेश क्षेत्र विभाजित होता है उस प्रत्येक विभाग में 8 नगरी होती। यहां तक कि कल अपन चर्चा कर रहे थे उसमें दो तीन लोगों का प्रश्न था, वो प्रश्न अभी अपन यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, कल कई लोगों को प्रश्न थे, उसका जवाब अपन अभी यहां पर ढूंढेंगे। कल एक का प्रश्न था कि यह भोग भूमि कहाँ पे है और कैसी है। यह विदेश क्षेत्र का बीच वाला भाग है और इस बीच वाले भाग में ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी विदेश क्षेत्र में होने वाली भोग भूमि। यहाँ पर एक गजदंत पर्वत है, यहाँ पर एक पीले कलर का गजदंत पर्वत है। एक्चुअली ये पीला नहीं, उसकी चर्चा अपन कल या परसों करेंगे, तब उसके कलर की चर्चा करेंगे। अभी आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये कलर दिए हुए हैं। इस प्रकार से इन दो गजदंत पर्वतों के बीच में यह जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, पिंक कलर या ऑरेंज कलर जो भी आप समझ लो, यह भोग भूमि है। अब देखिए, जैसे एक तरफ भोग भूमि है वैसे दूसरी तरफ भी दो गजदंत पर्वत है और ये जो दो गजदंत पर्वत है, इन दो गजदंत पर्वतों के बीच में यह सब भोग भूमि कहलाती। इस प्रकार से एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ ऐसी दो भोग भूमियां एक विदेश क्षेत्र में होती। और यह भी चर्चा अपन ने की थी कि जैसे एक नदी है ऊपर के पर्वत पर से यहाँ पे आती है जिसका नाम सीता नदी है, यह इस क्षेत्र में बहती हुई इस गजदंत पर्वत की गुफा से निकलती हुई अर्ध परिक्रमा करती हुई आगे लवण समुद्र में जाकर मिलती है। जैसे सीता नदी मिलती है ऐसे सीतोदा नदी भी यहाँ पर अर्ध परिक्रमा देते हुए पश्चिम की तरफ बहती जाती है। इस प्रकार से सीता और सीतोदा नदी के कारण एक विदेश क्षेत्र को हमने चार भागों में विभाजित किया। ठीक है, ये कल के प्रश्न का जवाब था। जिनको कल प्रश्न उठे थे उनका विस्तार मैंने अभी यहां पर किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का।
अब देखिए, ये विदेह क्षेत्र और उसके नगरियों के बारे में अभी चर्चा करने अपन जा रहे हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये विदेह क्षेत्र है। अभी हमने सिर्फ अंदर का पार्ट देखा था, क्योंकि भोग भूमि समझ में आए इसलिए। अब हम इन नगरियों की चर्चा कर रहे हैं। ये सीता नदी यहां से निकली, यहां तक गई, तो ये उत्तर और पूर्व ये भाग यहां पर आया। ठीक है, अब इनकी चर्चा हमें यहां पर करनी है, जो आपको अभी यहां पर समझना है। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है विदेह क्षेत्र। और इस विदेह क्षेत्र की ये सब नगरियां, ठीक है। अब यहां तक तो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये भद्रशाल वन है। इस भद्रशाल वन के आगे यहाँ पर भद्रशाल वन की तटवेदी होती है। वो कैसी है, क्या है, उसकी चर्चा एक नगरी की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अभी तो यह समझना, भद्रशाल वन की तटवेदी से आगे। अब एक का सवाल कल यह भी था कि यह जो इस पिंक और यह ग्रीन के बीच में क्षेत्र है वो क्या है। यह भी कर्म भूमि है और यह विधेय क्षेत्र का एक पार्ट है। इस कोने में भी है, इस कोने में भी है, इस कोने में भी है और इस कोने में भी है। यह एक विधेय क्षेत्र का भोग भूमि के पश्चात वाला पार्ट है। एक्चुअली वन तो ऐसा है, यहां पर भी वनखंड तो है ही, लेकिन वे वनखंड भद्रशाल वन इस नाम से नहीं जाने जाते। ठीक है, तो यहां पर भद्रशाल वन की तटवेदी है और वह जो भद्रशाल वन की तटवेदी है उसके आगे यहां से नगरियां प्रारंभ होती। ये नगरियां कैसी होती है उसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 पर्वत शिखर है। इन पर्वतों के कारण एक विधेय क्षेत्र के 1, 2, 3, 4 और 5 समझ में आ रहा है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 4 पर्वतों के कारण ये ऊपर का विधेय क्षेत्र 5 भागों में बट गया। समझ में आया ना। यहां पर एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, ये तीसरा पर्वत है और ये चौथा पर्वत। इन 4 पर्वतों के कारण एक विधेय क्षेत्र का एक भाग 5 भागों में बट गया। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। समझना, 32 नगरियां कैसे हुई उसकी चर्चा अभी कर रहे। 32 नगरियों की चर्चा विस्तार से तो बाद में अपने को करनी है। अभी 32 नगरियां बनती कैसे हैं उसकी चर्चा अभी यहां पर कर। तो इन 4 पर्वतों के कारण यह विधेय क्षेत्र 5 भागों में बट गया। इन 4 पर्वतों को कहते हैं वक्षारगिरी। क्या कहा? वक्षारगिरी। ये 4 पर्वतों के नाम हैं। इनके पर्सनली अलग अलग नाम हैं। जैसे अपन ने देखा था, जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत होते हैं, जिनके कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में बट गया था। उन कुलाचलों के अलग अलग नाम भी है, हिमवन, महाहिमवन, लेकिन सबको मिलके एक कुलाचल कहा जाता है। इसी प्रकार से यह 4 प्रकार के पर्वत है, इनका कॉमन नाम है वक्षारगिरी। और इन प्रत्येक पर्वत का अपना पर्सनल नाम भी होता है। अब वो कौन से है, क्या है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये 4
पर्वत है जिनके कारण विधेय क्षेत्र 5 भागों में बट गए। ठीक है, अब इन 4 पर्वतों के बीच में 1, 2 और 3 भागों में एक बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है विभंगा नदी। इस विभंगा नदी के कारण 2 पर्वतों के बीच में होने वाला क्षेत्र और 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे इस पर्वत से लेके यहां तक एक, और इस विभंगा नदी से लेके इस पर्वत तक दूसरा। ऐसे ही इस क्षेत्र में भी इस पर्वत से लेके इस विभंगा नदी के तक एक क्षेत्र, और विभंगा नदी से लेके इस पर्वत तक दूसरा क्षेत्र। ऐसे ही इस पर्वत से लेकर यहां तक एक क्षेत्र, और इस विभंगा नदी से लेकर यहां तक दूसरा क्षेत्र। इस प्रकार से विधेय क्षेत्र के एक पार्ट में 3 विभंगा नदियां होती। विभंगा नदी क्यों कहते हैं? विभंगा, भंग मतलब भेद, जो विशेष रूप से भेद करे उसको कहते हैं विभंगा नदी। किसका भेद कर रही है? इस पर्वत से लेके इस पर्वत तक के क्षेत्र को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही। इसलिए इस नदी का नाम है विभंगा नदी। ठीक है, ऐसी ये विभंगा नदी 3 है। तो इन 3 विभंगा नदियों के कारण और 4 वक्षार गिरियों के कारण उत्तर क्षेत्र में होने वाला यह विधेय क्षेत्र 8 भागों में बट गया। ये पहला क्षेत्र, इस पर्वत से लेके विभंगा नदी तक दूसरा क्षेत्र, विभंगा नदी से इस पर्वत तक तीसरा क्षेत्र, इस पर्वत से विभंगा नदी तक चौथा, यहां से यहां तक पांचवा, यहां से यहां तक छठा, और यहां से यहां तक सातवां, और ये अंतिम वाला 8वां। ऐसे उत्तर पूर्व विधेय क्षेत्र इन विभंगा नदियों और वक्षार गिरियों के कारण 8 भागों में बट गया। ये जो 8 भागों में बट गया ना, इसका नाम है नगरी। तो इस प्रकार से पूर्व विधेय क्षेत्र, पूर्व उत्तर विधेय क्षेत्र इन पर्वतों के कारण और विभंगा नदियों के कारण 8 नगरियों में विभाजित होता है। इस प्रकार से 4 वक्षारगिरी, 3 विभंगा नदियां, इनके कारण एक विधेय क्षेत्र 8 भागों में बट गया। आया समझ में? ये कहां की चर्चा है? सीता नदी के ऊपर होने वाले विधेय क्षेत्र की चर्चा। अब सीता नदी के दक्षिण क्षेत्र में होने वाले विधेय क्षेत्र की चर्चा करें तो वो उसी प्रकार से 4 पर्वत यहां पर भी, 4 पर्वत उत्तर में हुए, 4 पर्वत दक्षिण में हुए, और 3 विभंगा नदियां उत्तर में हुई, और 3 विभंगा नदियां दक्षिण में भी। ऐसे 3 विभंगा नदियां और 4 वक्षारगिरी के कारण दक्षिण विधेय क्षेत्र भी 8 नगरियों में बट गया। ठीक है, तो अभी देखिए, पूर्व विधेय क्षेत्र ऊपर की 8 नगरियां, नीचे की 8 नगरियां, 16 नगरी में विभाजित हुआ। जैसे पूर्व विधेय क्षेत्र 16 नगरी में विभाजित होता है, वैसे पश्चिम विधेय क्षेत्र भी 16 नगरियों में विभाजित होता। वह भी इसी प्रकार से है। यहां पर भी दक्षिण में 1, 2, 3 और 4 वक्षारगिरी है, 3 विभंगा नदियां हैं। इनके कारण पश्चिम का दक्षिण तरफ का विधेय क्षेत्र 8 नगरियों में बट गया। यहां से लेके वक्षारगिरी तक पहली नगरी, वक्षार से विभंगा नदी तक दूसरी, विभंगा से वक्षारगिरी तीसरी, वक्षार से विभंगा नदी चौथी, विभंगा से वक्षारगिरी पांचवा, वहां से विभंगा नदी छठा, यहां से वक्षारगिरी सातवां, और वक्षारगिरी से अंतिम क्षेत्र 8वां। ऐसे 8 नगरियों में यहां पर भी विभाजन हुआ। जैसे दक्षिण में 8 नगरी में विभाजन हुआ,
वैसे उत्तर में भी 8 नगरी में विभाजन हो। ऐसे एक पूरे विदेह क्षेत्र में कुल मिलाकर 32 नगरियां होती। इन नगरियों के नाम मैंने जम्बू द्वीप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर इस तिलोय पन्नती की गाथा का फोटो निकालकर भेजा है। आप वहां पर इसके नाम देख लेना। कल इसकी और भी चर्चा होगी, तब बाकी की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। अभी सामान्य रूप से इसकी चर्चा प्रथम अपने को करनी है। इस प्रकार से एक विधेय क्षेत्र में, अब देखो मैं क्रम से बता रहा हूं, उन शब्दों की ओर ध्यान दो। जम्बू द्वीप के एक विधेय क्षेत्र में 32 नगरियां होती है। चारों दिशाओं में मिलकर 32 नगरियां होती। जम्बू द्वीप के विधेय क्षेत्र में एक दिशा में 8 नगरी होती, तो चारों दिशाओं में मिलकर 32 नगरियां होती। ठीक है। अब ये नगरी किस प्रकार से है, इसका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा अभी हमें यहां पर करनी। देखिए, ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है, एक विधेय क्षेत्र की नगरियों के बारे में यहां पर दिखाया। जैसे ये खड़ा है, यह वक्षारगिरी है, और इस वक्षारगिरी की तरफ एक नगरी है। वक्षारगिरी से यहां तक दूसरी नगरी, यहां से यहां तक तीसरी नगरी। ऐसे नगरियों का 8 नगरियों का विस्तार होता है। इसमें से हम पहली नगरी की चर्चा करेंगे। देखिए, ये विधेय क्षेत्र की पहली नगरी है। इनके नाम भी कल अपन उनकी चर्चा करने वाले हैं। आज तो यह विस्तार क्या है इसका देखिए। इस विधेय क्षेत्र की एक नगरी में 2 नदियां बहती है। देखिए, ये विधेय क्षेत्र की पहली छोटी नदी, जिसका नाम है रक्ता, और दूसरी नदी का नाम है रक्तोदा। एक नगरी में जो 2 नदियां बहती है, उन 2 नदियों के नाम रक्ता और रक्तोदा। कौन से नगरी में कौन सी नदी बहती है उसकी चर्चा भी अपन करने जा रहे हैं। पहले अपन देख रहे हैं उत्तर दिशा में होने वाली, उत्तर पूर्व दिशा में होने वाली विधेय क्षेत्रों में से एक नगरी, जिसका पहले नगरी का नाम है कच्छा नगरी। इस कच्छा नगरी में 2 कुंड है, जो इस तरफ तो नील पर्वत है और इस तरफ निषद पर्वत। नीचे की तरफ निषद पर्वत, उत्तर की तरफ नील पर्वत। इस नील पर्वत के तलहटी में 2 कुंड होते हैं, और इस कुंड में से एक एक नदी निकलती। देखिए, ये आपको दिखाई देने वाले कुंड है। ये कुंड भी सब अकृत्रिम होते हैं, सुवर्ण वेदियों से निर्मित होते हैं, और यहां से एक नदी निकलती है। वह नदी है रक्ता नदी। यह नदी जहां से निकलती है, वहां पर एक सुंदर तोरण द्वार भी होता है। इस तोरण द्वार से यह नदी निकलती है और बहती हुई नीचे जाकर सीता नदी में जाकर मिलती है। कहाँ है सीता नदी? यहाँ पे है। ये सीता नदी कहाँ से आई? आपके दिमाग में आया होगा, इस पर्वत पे से नीचे गिरी थी। यहाँ पे मेरु था, सुदर्शन मेरु था, उसको अर्ध परिक्रमा देते हुए पूर्व दिशा में बहती हुई यहां तक पहुंची। यह है सीता नदी। कौन सी? बड़ी वाली। और ये जो छोटी नदियां कुंड में से निकलती है, इनका नाम है रक्ता और रक्तोदा।
तो ये रक्ता नदी इस कुंड से निकलकर इस तोरण द्वार के बीच में से बहती हुई आगे बढ़ती हुई सीता नदी में मिलती है। जैसे यह रक्ता नदी मिलती है, वैसे यह रक्तोदा नदी भी यहां से बहती हुई इस सीता नदी में जाकर मिल जाती है। यह रक्ता नदी जब मुख द्वार से निकलती है, तब इस रक्ता नदी का प्रमाण गंगा नदी के प्रमाण जितना है। 6.25 योजन चौड़ी यह गंगा नदी रक्ता नदी होती है और गहराई में आधा योजन गहरी। क्या बताया? 6.25 योजन चौड़ी और आधा योजन गहरी ऐसी यह रक्ता नदी निकलती है। निकलते निकलते बीच में एक पर्वत आता है। ये पर्वत कौन सा है? देखकर आपको याद आया होगा, जैसे हमने भरत क्षेत्र में देखा था, उस पर्वत का नाम था विजयार्ध पर्वत। तो इस नगरी में भी बराबर बीचों बीच एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। इस विजयार्ध पर्वत की गुफा में से निकलकर बहती हुई यह नदी आगे बढ़ती हुई सीता नदी में जाकर मिलती। अब देखना, यह दो नदियों के कारण इस वक्षारगिरी की लेफ्ट बाएं हाथ पर होने वाली नगरी प्रथम तो 3 भागों में विभाजित हुई। ये नदी पूरी यहां से नीचे तक गई तो ये एक भाग हुआ, ये बीच वाला दूसरा भाग हुआ और ये दाहिने हाथ वाला तीसरा भाग हुआ। इस प्रकार से 2 नदियों के कारण एक नगरी 3 भागों में विभाजित हुई और फिर बीच में होने वाले विजयार्ध पर्वत के कारण वह पूरी की पूरी 3 नगरियां फिर आधे आधे भागों में विभाजित हुई। इस प्रकार से एक नगरी 2 नदियों के कारण और एक पर्वत के कारण 6 भागों में विभाजित होती। ये जो 6 भागों में विभाजित हुई, इसको कहते हैं 6 खंड। इसमें से जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है आर्यखंड। ये अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? याद रखना, विदेह क्षेत्र में उत्तर की तरफ होने वाली एक नगरी की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है कच्छा नगरी। इस नगरी में ये 2 नदियां और एक विजयार्ध पर्वत के कारण यह क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हुआ। इसमें से जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं आर्यखंड और बाकी पांचों के पांचों हैं म्लेच्छ खंड। इस प्रकार से 2 नदियों के कारण और एक विजयार्ध पर्वत के कारण एक नगरी 6 भागों में विभाजित हुई, जिसके बीच में है आर्यखंड और बाकी के 5 है म्लेच्छ खंड। ठीक है। यह नगरी उगम स्थान के यह नदी उगम स्थान के पास 6.25 योजन चौड़ी थी और जब यह सीता नदी में मिलती है तो इसका प्रमाण इससे 10 गुना मतलब 62.50 योजन चौड़ी होती हुई यह इस नदी में जाकर मिलती। जहां पर नदी में मिलती है वहां पर यहाँ पर तोरण द्वार होता है। उस तोरण द्वार के नीचे से जाकर इस नदी में मिलती। जैसे ये तोरण द्वार होते हैं, वैसे इस क्षेत्र के इस कोने में वेदी भी होती है, जिस वेदी की ऊंचाई 1 योजन ऊंची और 500 योजन चौड़ी, या और एक कथन आता है 1 योजन ऊंची और 1000 धनुष चौड़ी। इस प्रकार से यह वेदी का प्रमाण है। और इस वेदी के बाद इन 2 नदियों के ये तोरण द्वार है। इन तोरण द्वार से निकलकर यह नदी इस सीता नदी में जाकर विलीन होती। इस प्रकार से यह आर्यखंड और म्लेच्छखंड को निर्माण करने वाली ये 2 नदियां होती। ठीक है। अब थोड़ा नगरी के बारे में भी देखें। यह आर्यखंड
जैसे हमने भरत क्षेत्र में देखा था वैसा ही होता है। इस आर्यखंड के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक नगरी है जो कि तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती आदि 63 शलाका पुरुषों की उगम स्थान, जन्म स्थान वाली ये नगरी। इस नगरी में ये नगरी चक्रवर्ती की राजधानी कहलाती है और इसका प्रमाण चौड़ाई में 9 योजन लंबी और लंबाई में 12 योजन लंबी, चौड़ाई में 9 योजन चौड़ी और लंबाई में 12 योजन लंबी, ऐसे ये नगरी होती है जिस नगरी में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। फिर यहाँ पर जो चक्रवर्ती जन्मता है वह चक्रवर्ती जैसे भरत क्षेत्र के आर्यखंड का प्रमाण था वैसे ही यहाँ पर पहले आर्यखंड को जीतता है, फिर दाहिने हाथ के म्लेच्छखंड को जीतता है, फिर गुफा खोलता है और यहाँ के क्षेत्र को जीतता है। इस गुफा से इस नगरी में प्रवेश करता है। ये तीनों नगरियां जीतता है और तीनों नगरियां जीतकर इस पर्वत पर जाकर अपना नाम खुदवाता है। और इस पर्वत का नाम मैंने पहले भी बताया था, वही यहाँ पर है, वृषभाचल पर्वत। वृषभाचल कहो या वृषभ पर्वत कहो, एक ही बात। 2-3 नाम आते जरूर है, लेकिन पर्वत को ही अचल कहते हैं, पर्वत को ही गिरी कहते हैं। तो वृषभ गिरी कहे तो भी वही हुआ, वृषभाचल कहे तो भी वही हुआ, और वृषभ पर्वत कहो तो भी वही। इस प्रकार से 100 योजन चौड़ा, 100 योजन ऊंचा और ऊपर छत पे 50 योजन चौड़ा, ऐसा यह वृषभाचल पर्वत होता है। जिस वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखता है और फिर इन्हीं गुफाओं से वापस अपनी नगरी में चला आता है। इस प्रकार से इस विदेह क्षेत्र में भी यह 6 खंडों में एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड है, और यहाँ का चक्रवर्ती यहाँ के 6 खंडों को जीतता। ठीक है, ऐसे इस नगरी का विस्तार और चर्चा आती। अब देखिए, यहाँ पर जो चक्रवर्ती है इन 6 खंडों को जीतता है, लेकिन इसका विस्तार थोड़ा हम देखें, नगरी का विस्तार, तो यह नगरी चौड़ाई में 2012 योजन इतने प्रमाण वाली यह नगरी होती है, 2212। और उसके बाद 7/9, 2212 मतलब 2212, 7/9 इतनी लंबाई वाली यह एक नगरी होती। तो आप थोड़ी कल्पना कीजिए, भरत क्षेत्र था, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना था? 526 6/19 इतना ही था, लेकिन इस नगरी की चौड़ाई 2212, 7/9 इतने तो इसका विस्तार है। तो रफली आप अंदाज लगा सकते हैं कि भरत क्षेत्र से यह विदेह क्षेत्र की एक नगरी 4 गुना बड़ी हुई। एग्जैक्ट 4 गुना नहीं, 4 से कुछ कम होता है, लेकिन अंदाज आए उस अपेक्षा से बता रहा हूं। 4 गुना चौड़ी होती है और लंबाई में भी वैसा ही है, उससे 4 गुना से भी ज्यादा लंबी यह विदेह क्षेत्र की एक नगरी है। सोचना तो उसका प्रमाण कितना बड़ा होगा। इस प्रकार से यह विदेह क्षेत्र की एक नगरी का प्रमाण, जैसे यह एक नगरी है ऐसी ही 8 की 8 नगरियां होती। अब दूसरी नगरी के बारे में थोड़ा सा देखें और बाकी की नगरियों का आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्षारगिरी के बाजू में यह विभंगा नदी है। देखिए, ये तो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विभंगा नदी का भी आपको अंदाज आना चाहिए।
यह एक विभंगा नदी है। यह विभंगा नदी इस कुंड से निकलकर सीता नदी में जाकर मिलती। इस कुंड में जब इस नदी का उद्गम होता है तो उस नदी का प्रमाण है 12.5 योजन। इतनी चौड़ी यह नदी होती। और फिर जब सीता नदी में जाकर मिलती है तो इसी नगरी का प्रमाण इससे 10 गुना मतलब 125 योजन चौड़ी हो जाती और फिर इस सीता नदी में मिलती। इसके तोरण द्वार का भी ऐसा ही है। नदी के प्रमाण तोरण द्वार होता है जहां पर इसका उद्गम है। अब ये आपको याद होगा, हमने ये चर्चा की थी पद्म सरोवर के पास। पद्म सरोवर में गंगा, सिंधु और रोहितास्या नदी के बारे में चर्चा की थी। तो वहां पे मैंने बताया था यह तोरण द्वार है। यह तोरण द्वार ऊंचाई में रफली अंदाज से इसलिए बोल रहा हूं, आगे उसकी कलाएं भी बताई है लेकिन उसको गौण करके अपन अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तोरण द्वार 18 योजन ऊंचा होता है। चौड़ाई में नदी के प्रमाण मतलब 12.5 योजन चौड़ा और ऊंचाई में 18 योजन ऊंचा होता है। और ये नदी जहां पर सीता नदी में मिलती है तब इस तोरण द्वार का प्रमाण इससे 10 गुना मतलब 18 का 180 187 पॉइंट कुछ आता है। तो 187 योजन ऊंचा यह तोरण द्वार होता है। इस प्रकार से यह तोरण द्वार से यह विभंगा नदी इस नदी में मिलती है। इस विभंगा नदी के कारण इस इतने क्षेत्र का 2 नगरी में विभाजन हुआ था, एक ये और एक यहां से यहां तक। अब जो हमने पहली नगरी का विस्तार देखा था, प्रमाण देखा था, सेम ऐसा ही प्रमाण इस दूसरी नगरी का भी, सेम ऐसा ही प्रमाण इस तीसरी नगरी का। ऐसे 8 की 8 नगरियां 2212 7/9 इतनी चौड़ाई वाली होती। अब थोड़ा ये भी देखें, इसके बीच में जो हमने वक्षारगिरी की चर्चा की थी ना, ये वक्षारगिरी जहां पर नील पर्वत को स्पर्श करता है वहां पर तो इसकी ऊंचाई है 400 योजन। आपके मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए ये 400 योजन क्यों है? देखिए, नील पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 400 योजन ऊंची है। उतने ही प्रमाण वाला यह वक्षारगिरी जहां पर नील पर्वत को स्पर्श करता है वहां पर है। मैं 2 बार बोल रहा हूं, जहां पर नील स्पर्श पर्वत को स्पर्श करता है वहां ऊंचाई में 400 योजन है और जहां पर सीता नदी को स्पर्श करता है वहां पर यह पर्वत ऊंचाई में 500 योजन ऊंचा हो जाता है। ये एकदम से ऊंचा नहीं होता, 400 योजन से बढ़ते हुए अंत में 500 योजन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा जहां पर नील पर्वत को स्पर्श करता है वहां पे तो 400 योजन है और जहां पे जाके नदी को स्पर्श करता है वहां पे 500 योजन ऊंचा होता है। और चौड़ाई में देखें तो यह वक्षार पर्वत चौड़ाई में 500 योजन चौड़ा होता। ठीक है, तो इस वक्षारगिरी का प्रमाण नील पर्वत के पास 400 योजन ऊंचा और नदी के पास 500 योजन ऊंचा और इसकी चौड़ाई 500 योजन इतनी होती। ठीक है, ऐसे 4 वक्षारगिरी एक ऊपर के विदेह क्षेत्र में होते और विभंगा नदी का उद्गम स्थान 12.5 योजन और निर्गमन स्थान 125 योजन इतनी चौड़ी यह एक विभंगा नदी होती है। ऐसे इस विदेह क्षेत्र में होने वाले वक्षारगिरी और विभंगा नदी बताया गया। इस प्रकार से यह एक नगरी में होने वाला विस्तार
और एक विधेय क्षेत्र में होने वाला विस्तार, ऐसी चर्चा अभी हमने की। अब कल हम यहाँ पर इस आर्य खंड में कैसी व्यवस्था है, कैसे लोग हैं, क्या ऊंचाई है, क्या उनकी आयु है और क्या क्या होता है। आपने कई बातें सुनी होगी कि जैसे इस विदेह क्षेत्र में कुगुरु कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म नहीं होता। तो ये सब चर्चाएं अपन कल करने वाले हैं। इस नगरी का विशेष वर्णन कल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज अपन यहीं पर रुकते हैं। इस प्रकार से इस विधेय क्षेत्र का प्रमाण यहाँ पर हमने देखा। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है। जय जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ ये मेरे जो को तो भोग आवाज आ भूमि रही है, आप आपको नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो आपने भोग भूमि बताए हैं, तो बीच में नदी के कारण भोग भूमि दो दो हो जाती हैं क्या? नहीं, पूरी पूरी क्या बोलते हैं, भोग भूमि को देखिए, मैं पार्टी, हाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा ना चित्र? नहीं दिखाई दे रहा? हाँ हाँ, हाँ, दिखाई दे रहे हैं। इस नदी के कारण आप इसको दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं, हाँ लेकिन इसको अखंड एक ही माना गया है। नदी के कारण भले ही विभाजित हो, लेकिन इसको हाँ हाँ हाँ, दो नहीं, एक ही भोग भूमि माना जाता है। जैसे बराबर। इस नदी के कारण विधेय क्षेत्र 4 भागों में विभाजित हुआ, लेकिन जम्बू हाँ, द्वीप की अपेक्षा एक ही विधेय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ये एक ही भोग भूमि कहलाती। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन किसी और को है। कोई प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन और है बोलिए। पंडित जी। ये जो भोग भूमि के पास में जम्बू वृक्ष, हाँ सालमली वृक्ष भी, जम्बू वृक्ष, हाँ है सालमली ना, वृक्ष। अच्छा, उनपे आकृतिम चैत्यालय है ना? वो सब है। उसकी चर्चा तो अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली अच्छा दूर है, चलो। हाँ हाँ, ठीक है लेकिन ठीक है आएगी, ठीक वहां तक अपन है। पहुंचने वाले हैं। वो वृक्ष हाँ हाँ, भूमि ठीक। कैसी है, हाँ हाँ वृक्ष कैसे है, और उस हाँ वृक्ष की शाखा पर अकृत्रिम जिनालय कैसे, उसकी भी चर्चा करने वाले। हाँ, ठीक है, ओके ओके, जय थैंक यू। ओके, जिनेन्द्र और पंडित किसको जी। सवाल? जय हाँ, जय जिनेन्द्र बोलिए। जिनेन्द्र। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी अपने जो नगरी का वर्णन देखा था ना यहाँ पे इधर, हाँ तो नगरी में जैसे नील पर्वत के पास जो उसकी चौड़ाई है नदी की, और फिर बाद में सीता नदी के पास बढ़ जाती है, तो फिर वो क्षेत्र छोटा होता है क्या? फिर बीच में का नहीं, आर्यखंड। क्षेत्र तो उतना ही रहता है ना, नदी बढ़ती और छोटी होती है। क्षेत्र का प्रमाण जहाँ नील पर्वत के पास जितना है उतना ही हाँ, नदी के पास है। ये क्षेत्र कम ज्यादा नहीं होता है, ये नदियों का प्रमाण कम ज्यादा होगा। और क्षेत्र उतना ही रहेगा क्या वहां से यहाँ तक? हाँ 2212 60/7/9, ये उतना ही क्षेत्र रहेगा इस नदी के पास भी, और नहीं नहीं, नील आर्यखंड का पर्वत बोल के रही मैं। पास। आर्यखंड छोटा होता है क्या फिर? आर्यखंड थोड़ा बहुत छोटा होता जाएगा ना, हाँ नदी का अच्छा। विस्तार हो गया तो यहाँ पर हाँ हाँ खंड छोटा हो जाएगा। तो इसका हाँ म्लेच्छ खंड भी थोड़ा छोटा होगा। अपन ने यदि सेंटर नदी पकड़ी तो आधी हाँ हाँ नदी हाँ। आर्यखंड में गई, आधी नदी म्लेच्छ खंड में गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। है, जय जिनेन्द्र। हाँ, और आगे किसको प्रश्न है? हाँ पूछिए। जो पूछो। जय जिनेन्द्र हेलो, पंडित जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। जैसे भद्रशाल वन पूरा विदेश क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जो ऊपर के थोड़ा सा 100 आवाज बढ़ाइए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जैसे भद्रशाल वन तो विदेश क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है क्षेत्र में, तो क्या ऊपर के भद्रशाल वन
सोमनाथ वन वगैरह क्या फिर उनकी वो कितने फैले हैं? उनके पास तो कोई क्षेत्र नहीं है, वो तो हवा में मतलब। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, तो स्पीकर या मोबाइल आप पास में लीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रही हूँ भद्रशाल वन तो विदेश क्षेत्र में फैला हुआ है पूरा। हाँ बिल्कुल। और उसके ऊपर जो फिर सुमेरु पर्वत पे जो बाकी के वन है, तो वो क्या वो हाँ। इतने विस्तार के फैले हुए हैं कि वो छोटे हैं फिर? नहीं, ये तो मैंने उस समय भी दिखाया था ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, इतना ही है उसका। 500 योजन चौड़ाई वो वन है, भद्रशाल वन ही 22,000 योजन है। तो उसके बाद वाला ग्रीन वाला पार्ट क्या है फिर, जो विदेश क्षेत्र में जो ये ग्रीन पार्ट है? ये बोल रहे हैं क्या मैंने हाथ लगाया वो? नहीं उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर। हाँ ये हाँ, ये जो आपको डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, यही भद्रशाल वन है। ये बता रहा है वो तुम बोले ना वो। हाँ। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 22,000 योजन चौड़ा है। हाँ, वही मैं पूछी। तो उसके ऊपर के जो वन होते हैं बाकी नंदन वन और वो, तो वो इतने चौड़े थोड़ी होते होंगे फिर वो तो। वही तो बोल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 22,000 हो गया कि नहीं। हाँ जी। फिर आगे का सोमनस वन, नंदन वन, पांडुक वन जो है, हाँ ये 500 योजन चौड़े ही है, इससे ज्यादा चौड़े नहीं है। हाँ हाँ, वही मैं बोली, वो हवा में फिर ऊपर हो गए ये ना जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, हाँ ये इतने ही चौड़े हैं बाकी के वन। हाँ, वही मैं पूछी। ठीक है ठीक है, चलो आगे। समझ गया, वो इतना चौड़ा है। आगे का नाम। हाँ, जय जिनेंद्र हाँ, पंडित कविता जी। जी आप पूछिए प्रश्न। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी, मुझे जय ये जिनेंद्र। पूछना था कि भरत क्षेत्र में जैसे विद्याधर है, वैसे यहाँ भी हर आर्यखंड में ऊपर विद्याधर है। हाँ, उसकी चर्चा अभी कल करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ पर भी सब रचनाएं हैं, कैसी है क्या है उसकी चर्चा अपन अभी कल करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी, ये विदेह क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र दोनों एक ही नाम है क्या? क्या क्या? विदेह क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र हाँ, दोनों एक ही नाम है क्या? एक ही है, दो नाम अपने को दिखाई दे पढ़ने में आते हैं, लेकिन महाविदेह क्षेत्र कहो या विदेह क्षेत्र कहो, एक ही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, पूछना है किसी को? जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, बोलिए। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि और भोग भूमि आपने बताई है, तो यहाँ पर कर्म भूमि के जीव भोग भूमि में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यदि ऐसा होगा तो कर्म भूमि का कोई भी जीव भोग भूमि जाएगा, वृक्ष के नीचे बैठेगा, फर्स्ट क्लास खाना बिना खा के आके अपने आर्यखंड में रह जाएगा। जी जी। तो सुविधा ऐसी होगी तो फिर कितना बढ़िया होगा, घर में किसी लेडीज को स्वयंपाक ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कर्म भूमि का जीव भोग भूमि में नहीं आ सकता है और भोग भूमि का जीव कर्म भूमि में नहीं जा सकता है। जी जी, ठीक है। ठीक है, आगे का प्रश्न पूछिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी, आपने एक कैलकुलेशन बोला था ना, क्षेत्र का एरिया 2202, 6/, जरा लिख 7/9। 7/9। कैन यू जस्ट जरा लिख के बता सकते हैं मेरे को स्क्रीन पे या व्हाट्सएप में? लिख के मतलब देखिए 2212, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ओके। और फिर 7/9। अच्छा, 2212 इंटू 7/9 इंटू 9 इंटू भी कहो, इंटू भी कह सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। लेकिन 7/9 मतलब डिवाइडेड बाय 9 इंग्लिश में बोलते तो 7/9, तो ये एक ही प्रमाण है। 2200 कैसे होता है कि एक योजन का 9 विभाग किया, उसमें से 7 विभाग आपको लेना है। आया समझ में? 7/9 का अर्थ क्या होता है कि 2212 योजन तो पूरा हो गया। ओके। अब एक योजन के आपको 9 भाग करने हैं और उसमें से 7 भाग लेने हैं। थैंक यू।
ठीक है, आगे किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। जय जिनेन्द्र, अभी ये जय 6 जिनेन्द्र। खंड हाँ, ये एक नगरी में 6 खंड हो गए, तो एक हाँ। आर्य खंड और बाकी के 5 म्लेच्छ खंड है क्या इसमें? हाँ, बाकी के 5 खंड है। अच्छा ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जय जी। जिनेन्द्र। हाँ, ये जो जय भोग भूमि जिनेन्द्र। है वो उत्तम भोग भूमि है ना? हाँ, उत्तम भोग भूमि है। दोनों उत्तम है। दोनों उत्तम भोग भूमि है आपकी। और मध्यम है वो वहाँ हेमवत पर्वत के उधर था। नहीं, हिमवन पर्वत के बाद जघन्य भोग भूमि था और वो महाहिमवन जगन के बाद मध्यम भोग भूमि हुई। हाँ, हिमवन के बाद। हाँ, अच्छा ठीक है। मध्यम भोग भूमि हुई। ठीक है, अभी किसी को प्रश्न नहीं हो, प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो अपन यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए, जय बोलो महावीर भगवान की जय।